Hello students, welcome to Learning Social Science YouTube channel. Students, today we will start our history chapter first, the rise of nationalism in Europe part 2. चलिए बेटा, सबसे पहले हम फ्रांस कंट्री से स्टार्ट करते हैं कि फ्रांस में किस तरह से आइडिया ऑफ नेशन डेवलप हुआ, किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग्स है वो डेवलप की गई. फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789. बेटा, अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 9th कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था 1719, उसके क्या क्या रीजन थे और फिर क्या क्या उसके रिजल्ट्स हैं वो आउट हुए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1789 जब रेवोल्यूशन हुआ तो उस रेवोल्यूशन के बाद में क्या चेंजेस हुए, हम इस यहीं से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि अप टू दिस पॉइंट यू हैव नोन अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई 16 फ्रांस का उस समय मोनार्क था और लुई 16 ने पूरे होल नेशन को 3 स्टेट में डिवाइड किया हुआ था. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट में कलर्जी और नोबल्स होते थे जो चर्च को देखते थे. कलर्जी एंड नोबल्स द पर्सन विच बिलोंग्स टू द किंग ऑफिशियल्स, जो राजा के आसपास जो राज दरबार में रहते थे वो नोबल्स होते थे. और थर्ड स्टेट के जो पर्सन्स होते थे वो आम जनता होती थी. मोस्टली उसमें जो मिडिल क्लास ग्रुप होता था जिसमें स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल एजुकेटेड पर्सन्स होते थे, टीचर्स, लॉयर्स, इस तरह के पर्सन भी होते थे. लेकिन जो थर्ड स्टेट था वो ही टैक्स पे करता था चर्च को भी और किंग को भी, एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट को भी और चर्च को भी. तो यहाँ तक हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. तो अब हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके 1789 में हुआ तो उसके क्या इफेक्ट हुए और क्या चेंजेस हुए. तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, सिटीजन्स ने क्रांति शुरू कर दी जो किंग था उसके अगेंस्ट. अब उसके क्या रिजल्ट हुए? फ्रांस वॉज अंडर द एब्सोल्यूट मोनार्की, क्योंकि उस समय 1789 में फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम के अंडर कंट्रोल हो रहा था. लुई 16 जो राजा था, बर्बन डायनेस्टी का जो रूलर था उस समय, लुई 16, उसी के अंडर फ्रांस कंट्रोल हो रहा था. तो रेवोल्यूशन हुआ. तो इस रेवोल्यूशन से द रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड द गवर्नमेंट पावर, मीन्स जो मोनार्क की पावर थी उसको रेवोल्यूशन की वजह से किसको ट्रांसफ़र कर दी गई? फ्रेंच पीपल को, फ्रेंच सिटीजन्स को. वो पावर फ्रेंच सिटीजन्स के पास में आ गई. तो रेवोल्यूशन से ये फ़ायदा हुआ कि जो राजा की पावर थी उसको डीलिमिट करके, उसको कम करके या उनको ख़त्म करके और फ्रेंच सिटीजन्स के पास में पावर आ गई. अब फ्रेंचेस ने, क्योंकि जो फ्रांस में उस समय से जो कलर्जी और नोबल्स कैटेगरी के जो लोग होते थे उनको सर और मैदाम बोला जाता था. तो यहाँ पर अब लोगों ने इक्वलिटी शो करने के लिए, जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने इक्वलिटी शो करने के लिए सर और मैदाम वर्ड्स को रिप्लेस करके 2 वर्ड्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए. ला पैट्री फॉर द फ्रांस, मीन्स फ्रांस कंट्री के लिए फादरलैंड, ला पैट्रे वर्ड यूज़ किया गया. एंड ली सिटोयन द सिटीजन, मीन्स आम जनता, सबके लिए ली सिटोयन वर्ड यूज़ किया गया. किसी को सर मैडम नहीं बोला जाएगा, ली सिटोयन वर्ड यूज़ किया जाएगा. तो ये जो वर्ड है ये एक तरह से इक्वलिटी शो करने के लिए यूज़ किया गया. नेक्स्ट है कि जो एक रॉयल फ्लैग था जो एक किंग को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो राजा को रिप्रेजेंट कर रहा था, द रॉयल फ्लैग वॉज रिप्लेस्ड बाय द न्यू फ्रेंच फ्लैग. एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया जो ट्राई कलर फ्लैग था, ठीक है. और न्यू फ्रेंच फ्लैग ने रॉयल फ्लैग को रिप्लेस कर दिया गया. जो न्यू फ्लैग बना ये ट्राई कलर फ्लैग था और इस ट्राई कलर फ्लैग में रॉयल जो एक स्टैंडर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया गया. नेक्स्ट, फ्रेंच बिकेम नेशनल लैंग्वेज, क्योंकि फ्रांस में डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन किया जाता था. तो फ्रांस
फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। किसने? जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने, जब पावर मोनार्क से फ्रेंच सिटीजन के पास में आ गई तब। यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स वर एडॉप्टेड। जैसे बेटा अपने कंट्री में अगर हम मेजरिंग यूनिट की बात करते हैं तो 1 मीटर या 1 किलोमीटर या 1 किलोग्राम, ये सब ऑल ओवर इंडिया सेम वेइंग और मेजरिंग यूनिट्स हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में अलग अलग रीजन में अलग अलग मेजरिंग यूनिट का यूज़ किया जाता था। जैसे एली, ये एक मेजरिंग यूनिट थी फ्रांस में, जो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट उसको मेज़र किया जाता था। जैसे कि अपने यहाँ पर मतलब अगर हम 1 किलोमीटर की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर हर जगह सब जगह सेम ही डिस्टेंस रहेगा, लेकिन वहाँ पर इस तरह से नहीं था। तो अब जब रेवोल्यूशनरीज ने पावर अपने हाथ में ले ली, सिटीजन्स के पास में जब पावर आ गई, तो हर जगह सेम ही मेजरिंग यूनिट्स को यूज़ किया गया। एबोलिशमेंट ऑफ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, कि जैसे आपने देखा है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम, जैसे आपने मेनली आप रोड का ये टोल टैक्स देखते होंगे कि जब टोल टैक्स से पासेज, ये तो एक बेटा अलग तरह का टैक्स पे करते हैं कि जो रोड कंस्ट्रक्शन में जो लगता है, जो भी चार्जेस, जितना भी इन्वेस्टमेंट, उसको कंप्लीट उसको करने के लिए फुलफिलमेंट वो ही लिया जाता है। लेकिन वहाँ क्या था? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, मतलब फ्रांस कंट्री में भी एक जगह से दूसरे जगह जाने पर ड्यूज़ या ड्यूटीज़ मतलब टैक्स लिया जाता था, उनको भी ख़त्म कर दिया गया। कब ख़त्म कर दिया गया? जब पावर, मोनार्क की पावर को फ्रेंच सिटीजन्स के पास में दे दिया गया तब। उसके बाद ए सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम वॉज एबोलिश्ड। अब एक तरह से एक गवर्नमेंट सिस्टम, ए सेंट्रलाइज सिस्टम यूज़ किया गया, और वो सेंट्रलाइज सिस्टम किसके द्वारा किया गया? नेशनल असेंबली के द्वारा। नेशनल असेंबली वॉज रीनेम्ड द स्टेट जनरल विच वॉज इलेक्टेड बाय द सिटीजन। जो एक नेशनल असेंबली उस समय जब राजा के अंडर कंट्रोल था फ्रांस, लुई 16 के, तो उस समय जो भी डिसीजन लिए जाते थे नेशनल असेंबली के द्वारा लिए जाते थे। लेकिन नेशनल असेंबली का नाम बदलकर अब क्या रख दिया था? स्टेट जनरल। और स्टेट जनरल किसके द्वारा इलेक्टेड थी? सिटीजन के द्वारा इलेक्टेड थी, क्योंकि पहले स्टेट जनरल, जब आपने 9th क्लास में जब ये चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा होगा कि जो 1 वोट के द्वारा ही फर्स्ट, भले ही जो पॉपुलेशन थी वो 3rd स्टेट वालों की ज़्यादा थी, लेकिन कलर्जी और नोबल्स से ही वो फॉर्मेशन की जाती थी नेशनल असेंबली की। तो यहाँ पर जो नेशनल जनरल स्टेट बनाया गया वो इलेक्टेड सिटीजन के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में फ्रांस में ये चेंजेस आए, जो एक डायरेक्टरी रूल डेवलप हो गया, और फ्रांस का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम किया गया। तो ये हमने फ्रांस के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो चेंजेस आए उनके बारे में पढ़ें। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें ये देखेंगे कि भी फ्रांस में नेशनल असेंबली है वो जनरल स्टेट में कन्वर्ट हो गई, इसके बाद में क्या हुआ। अब क्या हुआ बेटा कि 1791 में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन भी सेटअप हो गया, और अब गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन होने लगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो गवर्नमेंट थी इज़ नोन एज द डायरेक्टरी रूल। जो डायरेक्टरी रूल थे उसमें जो इलेक्टेड जो भी मेंबर्स थे, जो पॉलिटिकल मेंबर्स थे, वो आपस में कोऑपरेटिव नहीं थे, कोऑपरेशन नहीं था, जिसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस पर अपना कंट्रोल कर लिया। अब ये जो डेट लिखी हुई है ये मैंने नेपोलियन बोनापार्ट का बर्थ और डेथ लिखा हुआ है। यहाँ रूलर ऑफ फ्रांस कहाँ, कब से नेपोलियन बोनापार्ट का जो रूल है वो फ्रांस में कब से स्टार्ट हुआ? 1799 से, और कब तक रहा? 1815 में। तो बेटा जब फ्रांस में एक तरह से जब एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया, 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम हो गया था, बट इन 1799
France controlled under the Napoleon Bonaparte and again convert into a डिक्टेटर और मोनार्कियल रूल, और दोबारा से वो एक मोनार्क अपने आप को वहाँ का डिक्टेटर डिक्लेयर कर देता है, दोबारा से वहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, हर सिस्टम के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इंट्रोड्यूस सम नेपोलियनिक कोड, मतलब कुछ उन्होंने अपने इस तरह के मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया, कुछ सुधार किए जिनको हम नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड बोलते हैं। कब स्टार्ट किए थे ये? 1804 में इंट्रोड्यूस किया है इनको, जो सिविल कोड भी बोला जाता है या फिर नेपोलियनिक कोड भी। अब जो नेपोलियनिक कोड थे इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, तो देखो बेटा, पहले क्या था, जो भी प्रॉपर्टी थी मोस्टली रिच पर्सन के पास थी, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था और कुछ नेगेटिव भी था। तो पॉजिटिव ये रहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉज, कि हर आदमी लॉ के नज़र में, जो लॉ कानून के आगे है, वो इक्वल रहेगा, ये नेपोलियनिक कोड था। एबोलिशन ऑफ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ राइट्स, कुछ लोगों को जो बहुत बर्थ के बेस पर जो उन्हें राइट मिले हुए थे, जैसे जो रिच पर्सन है बाय बर्थ ही, जो रिच फैमिली में बर्थ होता है उसको हम रिच डिक्लेयर कर देते हैं, जो पुअर फैमिली में बर्थ होता है तो पुअर बन जाता है बेचारा। तो यहाँ पर जो बाय बर्थ से ही जिनको प्रिविलेजेस राइट्स थे वो नेपोलियन बोनापार्ट ने उनको एबोलिश कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब हर सिटीजन को राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया। एबोलिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, यहाँ पर आपको लगेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने सारे ही काम हैं वो बहुत अच्छे किए हैं, फिर भी उसको क्यों चेंज किया गया। एबोलिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, जो एक दास प्रथा थी उसको उसने ख़त्म कर दिया। गिल्ड्स इन टाउन्स वर फ्रीड इन डिफरेंट टाइप्स का जो रिस्ट्रिक्शंस था उससे उनको फ्री कर दिया गया। गिल्ड्स हैं मर्चेंट, कि जो टाउन्स में जो मर्चेंट्स थे उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको भी फ्री कर दिया गया। देयर वॉज इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, मतलब जो रोडवेज थे, जो रोड था उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। वेइंग एंड मेजरिंग, जो इस तरह की जो यूनिट्स थी उनको भी यूनिफॉर्म किया गया। तो दीज आर द सम पॉजिटिव impact or the measures introduced by the Napoleon Bonaparte, but some negative policy also introduced, जो हम नेपोलियनिक कोड में उसने नहीं दी हैं। ओनली नेपोलियनिक कोड जो है सिविल कोड है, हम वहाँ इसमें सिर्फ पॉजिटिव जो मेजर्स हैं उन्हीं को बताते हैं। तो इनकी वजह, ये जो पॉजिटिव मेजर्स थे ये इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन जो रिच जो ऑनर्स थे, जो लैंड ऑनर्स थे, जो प्रोपर्टाइड पर्सन थे, वो इस तरह की पॉलिसी से मतलब खुश नहीं थे, इसलिए। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का एक और नेगेटिव मेजर ये भी था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया को बढ़ाना चाहता था। फ्रांस पर उसने अपना कंट्रोल किया था, फ्रांस के साथ साथ वो नेबरिंग कंट्रीज़ पर भी अपना धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा था। तो कॉन्क्वर्ड जब किया अलग जर्मनी पर, पोलैंड पर, तो इन सभी कंट्रीज़ ने मिलकर एट द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट कर दिया 1815 में। इसका मतलब नेपोलियन बोनापार्ट का जो रूल था फ्रांस में 1815 में वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक बेटा हमने फ्रांस का जो स्टार्टिंग में जो 1789 की जो रेवोल्यूशन थी, उस 1789 की रेवोल्यूशन से किस तरह से फ्रांस में नेशनलिज्म की फीलिंग्स को डेवलप किया गया और दोबारा से फिर कैसे वहाँ पर मोनार्की सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया। अब यहाँ तक हम फ्रांस का पढ़ चुके हैं, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू कैन रीड द चैप्टर। बेटा हिस्ट्री में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ आप रीडिंग करते रहिए ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। और इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी।